इसमें होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक जैसे कि कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें क्या है, गैसियस एटम्स प्रेजेंट है, गैसियस एटम्स प्रेजेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। आज हम अपनी केमिस्ट्री में कंसेप्ट बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। हमारे 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, आप उनको यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अगर उसमें कोई इशू हो या फिर कोई आपको डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक और एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू जेईई एंड नीट प्रिपरेशन, यू कैन कमेंट अस एंड लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमारा जो नया टॉपिक है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन हमारा एक मिड वे है टूवर्ड्स हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बोर मॉडल में कंटिन्यू करेंगे। डिस्पर्शन क्या होता है? जब हम एक वाइट लाइट को पास करते हैं, जब एक वाइट लाइट को मैं प्रिज्म में पास करता हूँ, तो क्या होता है, उसका डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आना, मतलब डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना वाइट लाइट का, ये पूरा प्रोसेस मेरा क्या होता है, डिस्पर्सन। जब मैं यहाँ से वाइट लाइट पास करता हूँ तो क्या होता है, ये डिफरेंट कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और जब ये कलर्स आएगी और इसको मैं एक स्क्रीन पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो क्या होता है, ये डिफरेंट कलर्स का मुझे प्लॉट्स मिलता है। मतलब यहाँ पर एक कलर आएगा, यहाँ पर एक कलर आएगा, यहाँ पर एक कलर आएगा। इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सन कहते हैं। जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन थीटा जो है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ। मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन 1/λ के प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ, जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो वो वाला क्या होगा, कम डेविएट होगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम डेविएट होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज़्यादा डेविएट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो सबसे कम जो डेविएट हुआ होगा वो कौन से लाइट आएगी, रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा, और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। तो इसी को अगर मैं एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लिखता हूँ, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लिखने की बात है, मतलब कि उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करता हूँ, तो मुझे एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है। इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है विजिबल कलर्स का। यहाँ पे क्या आएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये मुझे डिस्पर्शन के थ्रू व्हाइट लाइट को जब मैं पास करता हूँ, वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है बेस्ड ऑन इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, इसका मेरा 350 नैनोमीटर होता है, और यहाँ पे मैं 750 नैनोमीटर की बात करता हूँ। मतलब कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, विजिबल लाइट्स के अंदर जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रिज्म, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, मेरा डिस्पर्सन होता है। तो डिस्पर्सन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम का सेटअप किया है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक जैसे कि कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें क्या है, गैसियस एटम्स प्रेजेंट है। फिर मैंने हीट सोर्स से यहाँ पे एक हीट सोर्स लगाया, ये भी एक मेरा हीट सोर्स है। इस हीट सोर्स की मदद से मैंने क्या किया, इस सिस्टम को एनर्जी देना शुरू किया। जब मैंने हीट सोर्स लगाया तो सिस्टम को एनर्जी देना शुरू किया। फिर क्या होगा, जो गैसियस एटम्स होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन्स जो होगा पहले ग्राउंड स्टेट में हुआ होगा और उनका एक्साइटेड स्टेट खाली रहा होगा। तो जब मैं इसको हीट दूंगा, जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया, मैंने हीट सोर्स हटा दिया है। जब मैं हीट सोर्स हटा दूंगा तो मेरे पास सिस्टम को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा, मीन्स जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो क्या होगा, ये एक रेडिएशन एमिट करेगा। ऑलराइट, ये एक रेडिएशन एमिट करेगा। जब ये एक रेडिएशन एमिट करेगा तो वो रेडिएशन को मैंने क्या किया, इस प्रिज्म के थ्रू पास कर दिया। तो क्या होगा, वो रेडिएशन डिफरेंट स्पेक्ट्रम दे देगा। मतलब कि क्या है, वो डिफरेंट वेवलेंथ में, डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाएगा। अगर ये रेडिएशन व्हाइट कलर का है तो क्या 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। अगर ये वेवलेंथ येलो कलर, वॉयलेट कलर का है, तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। क्यों? हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। मतलब कि लैम्डा जितना ज़्यादा होगा
इसमें डेविएशन उतना ही कम होगा, मतलब रेड लाइट सबसे कम डेविएट होगी, ये रेड से मैंने दिखाया है, और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होगी, मेरी वॉयलेट या फिर ब्लू कलर के पास जो लाइट आएगी वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें क्या मुझे मिल जाएगा, एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो इस स्पेक्ट्रम को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैसियस एटम्स क्या था, ठीक है। ये होता है मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब होता क्या है, स्पेक्ट्रम मतलब कि बस मैं उसको एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में लाइट्स को ला दिया हूँ। क्या ला दिया हूँ, मतलब उनकी बेस्ड ऑन वेवलेंथ, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या किया, उनको एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में ले आया हूँ, वही होता है मेरा स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे इस फोटोग्राफिक प्लेट में हमको एक कलर दिखेगा, येलो कलर का, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, पूरा एक कलर दिख जाएगा, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में बना हुआ है, वो मेरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। इसी का एक दूसरा वर्जन जो आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जब मैं हीट सोर्स देता हूँ तो गैसेस एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो एनर्जी एमिट करते हैं, क्योंकि जब मैं हीट सोर्स हटा लूंगा तो एनर्जी एमिट करना शुरू करेंगे, इस वजह से ये आता है मेरे पास एमिशन स्पेक्ट्रम। जो मेरे पास इसी का दूसरा वर्जन आता है वो क्या होता है, एक आता है मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, दूसरा क्या है मेरे पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें अगर हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम absorption spectrum is photo negative of emission spectrum, ठीक है, फोटो नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में जो जो लाइंस नहीं आ रही थी वो लाइंस यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आएगी। कैसे होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या किया, मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट लगाया, ठीक है, ये क्या है, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक मतलब कि वो एक ही टाइप की वेवलेंथ है उसमें, मोनोक्रोमैटिक। यहाँ पे हम सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल सा सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट से मैं क्या कर रहा हूं, एक यहाँ पर एक कंटेनर है जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, गैसियस एटम्स प्लेस्ड, ठीक है। तो जब ये सोर्स ऑफ लाइट जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी गैसियस एटम्स है वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, ये एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, मतलब कि या तो पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब कराया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पे कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये गैस पार्टिकल्स कुछ एनर्जी इससे एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ एनर्जी मेरी यहीं से निकल जाएगी, मतलब सारी की सारी एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रही। जैसे कि अगर यहाँ पे वाइट लाइट है तो यहाँ पे क्या है, इसके पास जैसे एग्जाम्पल ग्रीन और ब्लू कलर की वेवलेंथ है, वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। तो कोई एक एटम है जो कैरेक्टरिस्टिक ब्लू वाली या फिर ग्रीन वाली को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि ये ग्रीन कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लू कलर वाला क्या हो जाएगा, फिर वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू कलर वाला जब ये पास हो जाएगा, फिर से मैंने यहाँ पर सेम एक्सपेरिमेंट लिया, यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म लगा दिया, ठीक है, प्रिज्म लगा दिया। फिर यहाँ पे जो लाइट्स यहाँ से निकल रही, यहाँ पे व्हाइट लाइट है, उसमें डिफरेंट सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विजिबल वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं गैसेस एटम्स में पास कर रहा हूँ, तो ये गैसियस एटम क्या होगा, कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ चीजें एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी वो यहाँ पे मैं
वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, वो यहाँ से डेविएट हो जाएगी, डेविएट होकर फिर से मैं ये फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है, तो फिर से यहाँ पर मुझे कुछ एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। लेकिन याद ये रखना है हमारे पास एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या था, कलर्ड बैंड्स आते थे, कलर बैंड्स आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक, मतलब कि एम्प्टी स्पेसेस आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये मेरा पहले कोई स्पेक्ट्रम था, यहाँ पे वॉयलेट था, यहाँ पे इंडिगो था, यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे ग्रीन था, यहाँ पे येलो, ऑरेंज और रेड था, ठीक है। यहाँ पे इस कलर की वेवलेंथ आनी चाहिए, डेविएट होगा। अगर ये व्हाइट लाइट होती तो ऐसा मुझे स्पेक्ट्रम मिलता। अब यहाँ पे जो गैसियस एटम है, अगर इसने इंडिगो कलर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक स्पेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन का मतलब क्या है, एक ब्लैक स्पेस आएगा, इसका मतलब कि इंडिगो वाली सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है, इंडिगो कलर की वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है। अगर ऐसे ही ग्रीन वाला भी एब्जॉर्ब हो जाए, तो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग में ब्लैक लाइन आएगा। मतलब कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो कलर्ड बैंड्स आ रहे थे, यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम में वो सारे ब्लैक स्पेसेस आएंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मुझे दिख रहा था कि वो गैसियस पार्टिकल्स किस प्रकार की एनर्जी, किस वेवलेंथ की एनर्जी एमिट कर रहा है। यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है, ये गैसियस एटम, ये जो तुम्हारा गैस है, ये कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जहाँ पे मुझे ब्लैक लाइंस आती है, मतलब फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा था उसी को मुझे दिख रहा था कलर के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करके तो ये एनर्जी ले लिया अपने अंदर। ये मोनोक्रोमैटिक, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट जाएगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, रेडिएशंस that were not absorbed, radiations that were not absorbed by the gaseous system, ये मुझको यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलेगा। ये समझ गए सब लोग? ऑलराइट। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, वो स्पेक्ट्रम मिलता है जो यहाँ पर गैसेस जो है, एटम्स है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जो एनर्जी वो, जो लाइट्स वो छोड़ दे रहा है, वो वहाँ पे मुझे वहाँ पर ब्लैक स्पेसेस मिलेगा, ठीक है। जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ पर ब्लैक स्पेस मिलेगा, जो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा वहाँ पे नॉर्मल बैंड आएगा, ठीक है। तो ये मतलब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव आता है। मैं नेगेटिव मतलब समझते हैं ना, ब्लैक डॉट्स आते हैं, ब्लैक लाइन जो आती है वो मेरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया डिस्पर्सन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये वाला जो मॉडल आया है, अभी तक हमारे पास बहुत सारे एटम्स के मॉडल आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने भी एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो सारे मॉडल्स क्या हैं, दिस ऑल मॉडल्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन थिंग। व्हाट इज दैट वन थिंग? वन थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है मेरा बोर मॉडल ऑफ एन एटम। क्यों ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है? क्योंकि हमारे पास जो भी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट आती है, जो भी रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, जो भी वेलोसिटी टाइम पीरियड है, ये मॉडल की मदद से हम बहुत सारे पैरामीटर्स लाइक की फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये भी हम कैलकुलेट कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमने टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर पाए हैं किसके मदद से? बोर मॉडल ऑफ एटम के। तो बोर मॉडल आने से पहले कुछ हमारे पास बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन साइंटिफिक डिस्कवरी हो चुकी थी। सबसे पहले क्या एस्टैब्लिश हो गया था इसके मॉडल्स आने से पहले? क्या है? मैक्स प्लैंक इनकी क्वांटाइजेशन थ्योरी, जो हमने बोला था कोई भी अगर लाइट वेव जा रही है, कोई भी या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसके पास एनर्जी जो रहेगी वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहेगी। मैक्स प्लैंक क्वांटाइजेशन ऑफ
मैक्स प्लैंक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इस मॉडल आने के पहले ये दो थ्योरीज बहुत ही सॉलिड एस्टैब्लिश हो चुकी थी, मैक्स प्लैंक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दूसरी जो थ्योरी बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो गई थी वो क्या था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसको हम हटा देते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये दो थ्योरीज जो थी मेरी एस्टैब्लिश हो चुकी थी बोर मॉडल ऑफ एटम आने के पहले। ठीक है, चलिए हम इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो ये मॉडल क्या कहता है, व्हाट दिस सर्जन क्या है, कोई भी मॉडल आता है वो अपने कुछ पोस्टुलेट्स देता है, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इसमें जो सबसे पहला पोस्टुलेट था, इन्होंने बोला हमारे जो भी एटॉमिक मॉडल्स है, हमारा जो मेन मोटिव है वो हमको पता करना है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। ऑलराइट, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विथ डेफिनिट वेलोसिटीज। इन्होंने बोला कि अगर ये कोई एटम का मॉडल है, यहाँ पे क्या होगा, मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विथ डेफिनिट वेलोसिटीज इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड पाथ, फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी बात उसको बोला है, जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या बोला उन्होंने, ऑर्बिट्स। ऑलराइट, ऑर्बिट्स। और इन्होंने बोला इसको प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, या फिर इसका एक नाम और है मेन शेल और शेल्स। ठीक है, दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक अगर मेरे पास एटम है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, और ये ऑर्बिट्स क्या है, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है न्यूक्लियस के अराउंड। मतलब कि सबसे पहले पास वाली ऑर्बिट होगी, फिर ऑर्बिट बढ़ेगी, मतलब ये अगर मैं के शेल बोलूँ तो ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, एन, आगे आगे शेल्स मेरी बढ़ती जाएगी। तो पहला जो पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात को चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा। ये यहाँ पे हमारा सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो अराउंड में आप देख रहे हो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो क्या है, इसको इन्होंने प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोला है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जो हम के, एल, एम और एन से डोनेट करते हैं। और इसको क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा नाम इसका ये ऑर्बिट्स दे रहे हैं, तीसरा नाम क्या है, इसको शेल्स भी बोला जा रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, शेल्स, ऑर्बिट, ये सब एक ही चीज का नाम है। वो क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, अब कैसे होगा ये विजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो ये इसका न्यूक्लियस है। ऑलराइट, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है n=1 पे क्या जो शेल आएगी उसको मैं बोलता हूं के शेल। ठीक है, यहां पे क्या है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, और इसको हम कहते हैं शेल्स भी कहते हैं। ऑलराइट, जब n=1 होगा, मतलब कि सबसे क्लोजेस्ट वाली जो ऑर्बिट होगी उसको मैं क्या बोलता हूं, के शेल। ऑलराइट, जब n=2 होगा तो के शेल के जस्ट आगे वाली शेल को क्या बोलूंगा मैं, एल शेल, एल शेल या फिर एल ऑर्बिट। फिर उसके बाद n=3 होगा तो क्या होगा, ये एम शेल आएगी, एम शेल और एम ऑर्बिट। n=4 होगा तो ये एन शेल, nth शेल होगी। ऑलराइट, nth शेल और ऑर्बिट। तो इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में। ये उनका पहला पोस्टुलेट था। और दूसरी बात, इसी का क्या है, विजुअलाइजेशन है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स सब का, सारी ऑर्बिट्स का प्लेन अलग अलग है। अगर एक ऑर्बिट ऐसी है तो दूसरी ऑर्बिट हमारी ऐसी जा रही है, एक ऑर्बिट ऐसी है तो तीसरी ऑर्बिट इसके परपेंडिकुलर या फिर आउट ऑफ द प्लेन जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। तो इनका जो दूसरा पोस्टुलेट था, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सेम ऑर्बिट्स इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। रदरफोर्ड मॉडल क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसका ड्रॉबैक क्या था, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है
एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होता है, ये एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इन द एंड क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोर ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, मतलब कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो एटम कोलैप्स नहीं कर रहा है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ये पॉइंट जो रदरफोर्ड में ड्रॉबैक था वो उन्होंने बोल दिया कि उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। द इलेक्ट्रॉन्स नीदर एमिट्स एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ना ही एनर्जी को एमिट कर रहा है ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर शेल में रिवॉल्व करता है, ठीक है। हेंस दीज ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मतलब ये ऑर्बिट्स को क्या कहा जा रहा है, स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, कांस्टेंट हो रही है, वो कोई भी एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट बोर एटम का, बोर मॉडल ऑफ एटम का। तीसरा क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन की मुझे एनर्जी चेंज करनी है तो क्या होना पड़ेगा, अगर मैं उसको एनर्जी दूंगा, अगर जैसे ये दो ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन E1 है, ठीक है, जब ये एनर्जी इस ऑर्बिट, अगर मैं इसको nth ऑर्बिट बोल रहा हूँ या फिर इसको चलो मैं k शेल बोल रहा हूँ, ठीक है, k बोल रहा हूँ, n = 1 पे है, तो क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस k शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मैं एनर्जी दिया, यहाँ से रेडिएशन पास किया और ये एक्साइट होकर दूसरी ऑर्बिट में पहुंच गया, तो मतलब कि अगर ये एक्साइट होकर दूसरी ऑर्बिट में पहुंच गया तब इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी, चेंज होकर यहाँ E2 k से L शेल में चला गया तो उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। अगर इस ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व कर रहा था तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती, मैंने एक रेडिएशन दिया, उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व करी और वो एक्साइट होकर दूसरे ऑर्बिट में चला गया। अब ये दोबारा यहाँ से डी एक्साइट भी हो सकता है, फिर इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, चेंज करनी है मुझे, तो क्या होगा, उसको मुझे एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके उसको एक्साइट या फिर डी एक्साइट करना पड़ेगा, तभी उसकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। यह है इनका थर्ड पोस्टुलेट। यहाँ पे बोलते हैं बाय एब्जॉर्बिंग सफिशिएंट एनर्जी, क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पे जाता है, हायर स्टेट पे जाएगा। जैसे कि ये एक दो शेल्स है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे मैंने एनर्जी दी तो ये एक्साइट होके दूसरी हायर स्टेट पे चला गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी यहाँ से चेंज भी हो गई है, ठीक है। अगर दूसरी बात करें, अगर ये हायर स्टेट से, अगर ये हायर स्टेट पे है, यहाँ से ये नीचे आएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन में, मतलब क्या है, यहाँ n = 2 है, यहाँ पे n = 1 है, ये n = 2 हायर स्टेट से लोअर स्टेट आ रहा है, तब भी इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से डी एक्साइट करके लोअर स्टेट पे आता है तो फिर क्या करता है, वो एक रेडिएशन इमिट करता है। क्यों इमिट करता है, क्योंकि ये एक रेडिएशन एक्सेप्ट करके एब्जॉर्ब करके ही हायर एनर्जी पर चला गया होगा। टोटल एनर्जी मुझे क्या करनी है, कंजर्व करनी है, तो जब वो डी एक्साइट करेगा तो क्या होगा, उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट आता है तो क्या करता है, वो एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है, एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। ये है इनका कंसेप्ट। यहाँ पे देखते हैं, ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होके हायर एनर्जी पे गया है और जैसे कि मैंने जो एनर्जी गिवन है इसको, अगर मैंने इसको h न्यू की फ्रीक्वेंसी, h न्यू मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यहाँ पर रेडिएट करी है तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर स्टेट पे चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये जब डी एक्साइट करेगा तो क्या करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा। तो यहाँ पे करूँ, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, इस यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की E1 है, यहाँ पर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की E2 है, तो क्या अगर मैं E2 - E1 करूँगा तो एनर्जी h न्यू के बराबर नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर इसके पास 2 जूल, हाइपोथेटिकल चीज है, अगर जैसे इसके पास 2 जूल एनर्जी इस लेवल पे थी, यहाँ पर 8 जूल है, ठीक है, मतलब गैप क्या है, 6 जूल एनर्जी का है, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो भी रेडिएशन गया होगा वो 6 जूल का गया होगा, उसने 6 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर स्टेट पे चला गया। इसी तरीके से जब ये 8 से नीचे 2 पर आएगा तब क्या होगा, वो
6 जूल की एनर्जी वाली रेडिएशन को एमिट करेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, मतलब कि एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर उसकी एनर्जी चेंज हो रही है तो क्या होगा, वो एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी पर जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है? ओके। जो चौथा पॉइंट उन्होंने बोला, बोर मॉडल ने बोला, उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। मतलब कि वो जैसे कि क्वांटाइज्ड होगा तो मतलब कि वो किसी वैल्यू के मल्टीपल्स में होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे हमारे पास रेडियल नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है, mv होता है मेरे पास नॉर्मल मोमेंटम। इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं r के साथ तो क्या हो जाता है, मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। ठीक है, तो मतलब mv क्रॉस r विल गिव मी व्हाट, एंगुलर मोमेंटम l। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इन्होंने बोला जो भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2π होगा। मतलब कि ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड कैसे पता चल रहा है, जो n वैल्यू है, n की वैल्यू या तो 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। मतलब कि h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल्स, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल्स। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल्स, ऑल राइट। मतलब कि इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसका क्या, एंगुलर मोमेंटम। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मतलब ये फोर्थ पोस्टुलेट यही है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। एनर्जी के साथ साथ उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड रहेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं h यहाँ पे क्या था हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, mvr इक्वल्स टू nh/2π है। अगर n इक्वल्स टू 1 मतलब k शेल, kth शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा मेरे पास, h/2π। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 2 मतलब कि l शेल में अगर वो रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम l से डोनेट करते हैं हम, ये आएगा ट्वाइस ऑफ h/2π। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 3 मतलब ये mth शेल में है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा 3 टाइम्स ऑफ h/2π आएगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन किसी r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। हमने बोर मॉडल स्टार्ट कर लिया था, उसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे। थोड़ा हम उसको क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, उन्होंने बोला कि कोई भी अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरा वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। उसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर गेन नहीं करता है, एब्जॉर्ब या फिर रिलीज नहीं करता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट तो उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है किसके बराबर आया था, वो mvr इक्वल्स टू nh/2π के बराबर आया था। तो आज हम डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स की मदद से यहाँ पे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा ये कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में तो उसकी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तीसरा हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अगर उसमें रिवॉल्व कर रहा है किसी nth ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी क्या होगी। और उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये 4 पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हेविली यूज होते हैं हर जगह, सारे के सारे जेई के एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में, CUET में, सारे एग्जाम में ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्या है मेरे पास, स्टार्ट करते हैं, ये हमने कर लिया है। सबसे पहला है मेरे पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट, क्या है ये, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसको हम Rn से डोनेट करते हैं। क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस क्या होगी। अगर हम ये अपना सिस्टम बोलें, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज जो पार्ट किसका है, न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस का पार्ट है। और यहाँ से Rn दूरी पर क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है।
ये rn दूरी पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मैंने बोला था अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Fe की बात करूं मेरे पास, Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। Fe क्या होगा मेरे पास, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर Q1 क्या है मेरे पास, Q1 क्या है, न्यूक्लियस इटसेल्फ। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स का चार्ज कितना है, Z इंटू ई। ZE क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, सिर्फ E क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि E क्या है मेरे पास, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन साइज साइन में चेंज होता है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर है उसको E से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसमें क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Q2 क्या है, Q2 क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन मेरे पास Q2 है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, K इंटू ZE इंटू ई अपॉन में R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये KZE स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। दूसरी बात क्या करनी है मुझे यहाँ पर, दूसरा मुझे ये पता है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही रिस्पॉन्सिबल है, कोई अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे क्या लगता है, क्या लगता है बच्चों, वहां पे लगता है मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ये कौन दे रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वैल्यू किसकी है, KZE स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये समझ गए यहाँ तक, जो भी मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिक्वायर्ड है वो कौन दे रहा होगा, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल रहा होगा। मुझे चाहिए क्या, रेडियस की वैल्यू। यहाँ पे क्या है भाई, दो अननोन है लेकिन इक्वेशन एक है, तो क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन हम यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन होगी वो, ध्यान करो क्या होगी दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन होगी मेरा सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटम। वो क्या बोलता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। याद रखना इस बात को, क्वांटाइज्ड होता है। तो mvr की बराबर वैल्यू क्या आएगी, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई। ये याद रखना है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द रेडियस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से r दूरी पे, r रेडियस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। वो किसके बराबर है, nh अपॉन में 2 पाई। यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा nh अपॉन में 2 पाई इंटू m इंटू r। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू। अब बताओ अगर मैं ये v की वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, आ ही जाएगी यार, इतना तो मैथ्स हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। अपॉन में r तो पहले ही था, यहाँ पे m बाई r कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इक्वल्स टू k इंटू ZE स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से, एक बार थोड़ा याद रखना है हमें, कहाँ से हम आए हुए हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये है और प्राइमरी इक्वेशन नंबर 1 ये है। मैंने 1 और 2 की मदद से v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, यहाँ से अब मेरा जो वैल्यू आएगा, r की याद रखना है, ये r तो यहाँ से कैंसिल उड़ जाएगा, ये एक m उड़ जाएगा, और कुछ उड़ेगा नहीं, और कुछ नहीं उड़ेगा। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m इंटू ई स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई m इंटू ई स्क्वायर इंटू k क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इंटू
सबसे ज़रूरी बात एन स्क्वायर अपॉन में जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये मेरा रेडियस की वैल्यू आ गई जो एन स्क्वायर अपॉन जेड की पे डिपेंड कर रहा है। ये मेरा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आती है r इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इंटू एंगस्ट्रॉम। ये क्या आया है मेरा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये आ गया मेरा आर एन की वैल्यू। एन का मतलब क्या है, nth ऑर्बिट का रेडियस आया है ये। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या है, Z की वैल्यू, उसका एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन में सिर्फ 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 1s1। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है वो क्या आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आता है मेरा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर मेरे पास 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या है, ये सबको पता ही होगा, 10 की पावर -10 मीटर्स। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है अगर एग्जाम निकालना है। ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। हमने क्या डिराइव कर लिया है, रेडियस हमने डिराइव कर लिया है। रेडियस की वैल्यू आ रही है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन में जेड की वैल्यू यहाँ से आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे चाहिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि आर ऑर्बिट nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा। मुझको चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है Vn से हम डोनेट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, आइए देखते हैं। मुझे पता है mvr इक्वल्स टू क्या है NH अपॉन में 2 पाई है। तो अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी पुट कर दूँ तो V तो आ ही जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई mr। ठीक है, m इंटू r। r क्या है रेडियस, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है कौन सी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू जो आई थी ये क्या आएगी NH अपॉन में 2 पाई इंटू m। r की वैल्यू क्या आई थी 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू क्या आएगा n स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर बाई जेड, जेड ऊपर चला गया। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी Vn की वो क्या आएगी, सारी कांस्टेंट वैल्यू एक जगह रख लेते हैं हम, H अपॉन में 2 पाई m इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये सब एक जगह इंटू z बाई n, क्योंकि एक n तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक ही n मेरे पास बचेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करके क्या आता है Vn इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n, 10 की पावर 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू क्या आई है मेरी, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो इस स्पीड से, किस स्पीड से, इस स्पीड से रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमने रेडियस निकाल लिया और दूसरा हमने स्पीड भी निकाल लिया। तीसरा चीज हमने क्या बोला था निकालने के लिए, याद करो थोड़ा। तीसरा चीज हमने बोला था उसका मुझे टाइम पीरियड भी निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, टाइम पीरियड का पॉइंट है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड की बात करूं तो ये क्या है,
अगर मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है स्पीड v से, v स्पीड से ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस क्या है rn है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिवोल्यूशन। टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में उसकी स्पीड, ठीक है। r क्या है, रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट है, 2 पाई r की वैल्यू जो आई थी मेरी, r की वैल्यू आई थी 0.0529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाई z, v की वैल्यू आई थी 2.188 इंटू 10 की पावर 6 इंटू क्या आया था z बाई n। तो हमें इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, हमको ये पता करना है टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल किसके आएगा, ये n क्यूब अपॉन में z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। ये आ गया मेरा टाइम पीरियड फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किस पे डिपेंड कर रहा है, n क्यूब अपॉन में z, n की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू रखेंगे, डिफरेंट टाइम पीरियड्स फिर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब टाइम पीरियड आ गया तो दूसरी चीज क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में 4 बार रिवॉल्व कर लेता है, 1 सेकंड में 4 बार रिवॉल्व कर लेता है, मतलब क्या है वो उसका टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड क्या आएगा बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी तो आएगी 4, तो 1/4 आएगा टाइम पीरियड। अगर दूसरा क्वेश्चन में बोलता हूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो 4 रेवोल्यूशन ले रहा है, 4 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन ले रहा है, तो 1 सेकंड में 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन लेगा, वही उसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो आता है ये आता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, z स्क्वायर अपॉन में n क्यूब के प्रोपोर्शनल आएगा मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है मेरे पास, z स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, रेडियस पता चल गया है, स्पीड पता चल गई है, उसके बाद टाइम पीरियड पता चल गया है, और क्या पता चल गया है, फ्रीक्वेंसी पता चल गया है। दूसरा, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात आता है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। अब मुझे क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, एनर्जी चाहिए मुझे, वो किस एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा होगा, एनर्जी में हम क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक या पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल एनर्जी कितनी है अगर इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, ठीक है। अगर ये मेरा किसकी एनर्जी पता करनी, मुझे इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से r दूरी पे रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से और nth ऑर्बिट में, ठीक है। इसकी मुझे एनर्जी पता करनी है। टोटल एनर्जी क्या होगा मेरे पास, टोटल एनर्जी जो आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगा, दोनों का समेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू उसकी स्पीड की वजह से जो एनर्जी है वो क्या होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो मुझे पता है, सिंपल सी बात है, 12 mv², ठीक है। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब क्या है, उसमें पोटेंशियली कितना एनर्जी स्टोर्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो स्टैटिक है, लेकिन फिर भी उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज सिस्टम है, जैसे 2-3 चार्ज अगर पास में रखेंगे तो उनके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर 2 चार्ज पार्टिकल हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है। अगर 2 चार्ज के बीच में दूरी R है, चार्ज एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड Q2 है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन में R की वैल्यू आएगी। ये क्या होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। प्लस काइनेटिक एनर्जी तो मुझे पता ही है, 12 mv²। यहाँ पे Q1 जैसे हमने पहले देखा था, पहला क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स भरे हैं वो, दूसरा Q2 क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो
पोटेंशियल एनर्जी का समेशन आएगा इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये आ गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। हमने पहले एक रिलेशन देखा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जो वैल्यू आती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू आती है। तो यहाँ से जो एम वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये आता है मेरा एम वी स्क्वायर की वैल्यू। तो हाफ हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं हम, प्लस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। इन दोनों को मैं सम करूँगा तो क्या आएगा, -1/2 इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, के क्या है मेरे पास कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू किसकी है, के की वैल्यू है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेरी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, टोटल एनर्जी सॉरी, -12 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आता है, इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आता है -13.6 इंटू, यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे z है, r किस पे डिपेंड करता है, n² z पे, तो z ऊपर चला जाएगा इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ये वैल्यू किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये क्या आ रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, जो कि nth ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी आई है। ठीक है, ये अगर मेरी टोटल एनर्जी है, यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है, ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है, वाई द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। ये कोई क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा, वाई the total energy of this system is negative। नेगेटिव में ये एनर्जी क्यों आ रही है, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है हम आपको बताएंगे स्मार्ट अचीवर्स की तरफ से। ठीक है, बात क्या है कि जब मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस सिस्टम की पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रेडियस r में आ गया है, उसकी एनर्जी नेगेटिव आ रही है। आ इसलिए रही है नेगेटिव क्योंकि हम इस पर एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनफाइनाइट दूरी पे है, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पे है तब सिस्टम की एनर्जी क्या है, जीरो है। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पे है तब सिस्टम की एनर्जी में जीरो अज्यूम करता हूँ। तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मैं अगर यहाँ से ला के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ फिट करूँगा इस रेडियस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब कि सिस्टम क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उस पर वो वर्क कर रहा है। F क्या है, फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इतना वर्क इस सिस्टम ने किया है, मतलब कि इस चार्ज ने किया है। इस चार्ज ने जब ये वर्क किया है, मतलब यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करेगा तो टोटल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। इसी वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स में नेगेटिव लेते हैं। इस वजह से टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आता है मेरा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जब इनफिनिट दूरी पे हम मानते हैं कि सिस्टम की जीरो एनर्जी है। जब पॉजिटिव चार्ज ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनफिनिट दूरी पे है तब हम मान रहे हैं इसकी एनर्जी जीरो है। फिर यहाँ से जब मैं इसके रेडियस ऑर्बिट में लाके इलेक्ट्रॉन को फिट करूंगा तब उस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि सिस्टम ने खुद ने वर्क किया है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, इस वजह से मेरे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आता है, मेरे पास नेगेटिव आता है। तीसरा एक कंसेप्ट है मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy given to the system to remove the electron from a particular orbit। बात ये है अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, यहाँ से ये r दूरी पे और nth ऑर्बिट पे, यहाँ से nth ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इतनी एनर्जी दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनफाइनाइट दूरी पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए। मतलब क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने जो पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फील्ड थी वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया। जब मैं इसको बाहर फेंकूंगा तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किसके बराबर है, वही एनर्जी है मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। यहाँ पे क्या है, इनिशियली क्या था, अगर ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियली इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट पे था और उसकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने सिस्टम को एनर्जी दिया और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर दिया इनफाइनाइट दूरी पे, जहां पर सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, 0। तो मतलब E फाइनल मेरे पास क्या आ गया है, 0। E इनिशियल क्या है, -13.6 Z² की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे जो डेल्टा E आएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल सिस्टम की एनर्जी कितनी है और इनिशियली कितनी थी, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस में आएगा। प्लस में कैसे आएगा, 0 माइनस ऑफ 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी इक्वल्स टू प्लस का 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही जो डेल्टा E है वही मेरा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी और कुछ नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट पे कितनी एनर्जी है उसी का नेगेटिव में, मतलब उसके पास जितनी एनर्जी नेगेटिव में है उतनी ही मुझे उसको एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी, ताकि ओवरऑल सिस्टम से वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए और मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो भी मेरे पास सिस्टम होगा, जैसे कि जो भी एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी मतलब उसके फील्ड से, इस पॉजिटिव चार्ज से, इसके फील्ड से इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकाल कर बाहर फेंकना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर मैं IE1 करूं, मतलब कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना है और फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम Z की वैल्यू हो जाएगी 1 और इलेक्ट्रॉन को मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के बाहर फेंकना है, तो एनर्जी क्या होगी, कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, 13.6, Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एनर्जी मुझको उसको देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो N की वैल्यू 2 रखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट पे उसकी एनर्जी कितनी है वो हो जाएगा मेरे पास सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। ऑलराइट, थैंक यू। आज तक हमने बोर मॉडल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, थैंक यू।